हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज़ अंकित मिश्रा और आज हम शुरू करेंगे इंग्लिश की क्लास। तो इंग्लिश की क्लास एकदम बेसिक से शुरू होने वाली है। इंग्लिश में अगर हमको अच्छा करना है तो आप क्या करते हैं, ग्रामर का सहारा ले लेते हैं। बढ़िया तरीका है, कोई बुरी बात नहीं है। या फिर दूसरा तरीका ये है कि आप ऐसे स्थानों पर रहें जहाँ पर इंग्लिश बोली जाती रहे, सीख जाएंगे। लेकिन मैं आपको ग्रामर से सिखाने की कोशिश करूँगा। तो ग्रामर अगर आप ग्रामर शब्द को समझें, ग्रामर का मतलब स्टूडेंट्स क्या होता है, व्याकरण। तो ग्रामर को कितने भागों में बांटा गया है और ग्रामर कैसे आपकी मदद करती है। ग्रामर मतलब व्याकरण किसी भी भाषा के पीछे जो साइंस है वह साइंस कहलाती है ग्रामर। वह क्या कहलाती है, ग्रामर कहलाती है। हिंदी में हम उसे व्याकरण कह देते हैं। तो हर भाषा के पीछे एक साइंस है। अगर आप उस भाषा को सही ढंग से बोलना, क्या सही ढंग से पढ़ना, बोलना अथवा लिखना सीखते हैं। देखिए, ग्रामर बहुत अच्छा तरीका नहीं है। सबसे बेहतर तरीका है तो हम इस भाषा को बोलें और सुनें, लेकिन ऐसा संभव नहीं हो पा रहा है अगर, तो भी हम ग्रामर की सहायता से सीख सकते हैं। तो ग्रामर हमें क्या करती है, ग्रामर एक साइंस है, ग्रामर एक विज्ञान है जिससे हम सही ढंग से पढ़ना, बोलना अथवा लिखना सीखते हैं। अब भाई कोई भी सेंटेंस अगर लिखा है, जैसे कोई भी एक सेंटेंस ले लें, ही लव्स मैंगो, उसे आम पसंद है, ये एक सही वाक्य है। लेकिन अगर इसमें गैर ज़रूरी बदलाव कर दिए जाएं, मैंगो लव्स ही, तो क्या ये एक सही सेंटेंस है? नहीं है। तो ग्रामर हमें बताती है कि कौन सा शब्द कहाँ आना चाहिए, कैसे इस वाक्य सुंदर लगेगा, कैसे हमारी बात प्रभावी रूप से आप तक पहुँचेगी। तो ये सारी बातें हमें ग्रामर से पता चलती। तो ग्रामर इसके लिए आवश्यक है। ठीक है भाई। तो ग्रामर हमें क्या करती है, सही ढंग से पढ़ना, बोलना अथवा लिखना सिखा देती है। अब मैं बात करूँगा कि ग्रामर को कितने ढंग से बांटा गया है। ग्रामर को कितने ढंग से बांटा गया है। तो ग्रामर में आपको क्या क्या सीखना चाहिए। तो ग्रामर के कई अंग हैं। ग्रामर का सबसे पहला पार्ट, सबसे पहली चीज है अल्फाबेट। क्या है बच्चों? अल्फाबेट अर्थात वर्णमाला। हर भाषा, प्रत्येक भाषा की अपनी एक वर्णमाला होती है, अर्थात अक्षरों की एक पूरी माला। वर्ण क्या होता है? वर्ण मतलब लेटर्स, अक्षर, और इनकी श्रृंखला को, इनके समूह को क्या कहते हैं? अल्फाबेट कहते हैं। हर भाषा में होती है, हिंदी में भी है। और दूसरी चीज, शब्द। इन अक्षरों से क्या बनती हैं? इन अक्षरों से शब्द बनते हैं। शब्द समूह होते हैं अक्षरों के, ठीक है। और क्या बनता है?
प्लेस ऑफ वर्ड्स, शब्दों का अपना एक स्थान होता है जिन्हें हम पार्ट्स ऑफ स्पीच के नाम से जानते हैं, जिन्हें हम पार्ट्स ऑफ स्पीच के नाम से जानते हैं। ठीक है, चौथी बात जो सबसे बहुत ज़रूरी बात है वो है सेंटेंस। वह क्या है? वह क्या है स्टूडेंट्स? दैट इज सेंटेंस, वाक्य। सेंटेंस, वाक्य। व्याकरण के 4 मुख्य स्तंभ आपके समक्ष हैं कि ग्रामर में हमें क्या क्या मिलता है। सबसे पहली बात तो अल्फ़ाबेट, एक वर्णमाला मिलती है। और इंग्लिश में अगर बात करें तो इंग्लिश में कितने अक्षर होते हैं? 26 लेटर्स होते हैं, 26 लेटर्स हैं। इनमें से 5 हमारे वोवेल, स्वर, और 21 कॉन्सोनेंट्स, अर्थात व्यंजन। और इनसे निकलने वाली आवाज़ें 44 टोटल साउंड्स होते हैं बच्चों। 44 तरह की आवाज़ें, साउंड निकला करते हैं। 20 साउंड्स यहाँ से निकलते हैं और 24 साउंड्स यहाँ से निकलते हैं। ये आपकी इन्फॉर्मेशन के लिए था, ये आपके जस्ट इन्फॉर्मेशन के लिए, ग्रामर में पूछा नहीं जाता है, लेकिन आपको पता होना चाहिए कि 44 तरह के टोटल कितने साउंड होते हैं। तो 44 साउंड्स होते हैं। तो एक वर्णमाला और उन वर्णमाला से शब्द बनते हैं। शब्द की आपको फिर पर्यायवाची और एंटोनिम, सिनोनिम, इडियम्स, फ्रेजेस, बहुत सारे शब्दों की आवश्यकता पड़ती है किसी भी भाषा को समझने के लिए, बोलने के लिए, इफेक्टिवली पढ़ने के लिए, बोलने के लिए, लिखने के लिए। फिर बात आती है कि अगर आपको वाक्य बनाने पड़ जाएं तो उन शब्दों के अपना एक स्थान होता है, शब्दों की अपनी एक जगह होती है वाक्य में। वह चीज़ हमें कहाँ से पता चलती है? वह चीज़ हमें पार्ट्स ऑफ स्पीच। पार्ट्स का मतलब क्या होता है बच्चों? पार्ट्स मतलब होता है हिस्से, एंड स्पीच का मतलब भाषण। स्पीच मतलब भाषण और पार्ट्स मतलब हिस्से। तो जो भी बातें हम करते हैं उनमें आने वाले शब्द कुछ न कुछ, ग्रामर कहती है कि कुछ न कुछ वे हैं। क्या हैं वे? या तो वे नाउन हैं, या प्रोनाउन हैं, या फिर वे एडजेक्टिव हैं, या फिर वे एडवर्ब हैं, या फिर प्रीपोजिशन है, कंजंक्शन, या फिर वे इंटरजेक्शन है। क्या है बच्चों वे? इंटरजेक्शन। है। तो ये पार्ट्स ऑफ स्पीच आपको ग्रामर में पढ़ने होते हैं। नाउन, प्रोनाउन, इन्हें हिंदी में क्या कहते हैं और इनके कितने तरह के यूसेज, एक एक करके डिटेल में हम लोग पढ़ेंगे। ये एक केवल संक्षिप्त विवरण है ग्रामर के रूप में कि ग्रामर में क्या क्या है। अल्फ़ाबेट, वर्ड्स और पार्ट्स, प्लेस ऑफ वर्ड्स, शब्दों की अपनी एक जगह जिन्हें आप पार्ट्स ऑफ स्पीच के नाम से जानते हैं। और फिर बात आती है वाक्यों की। आप केवल इन शब्दों से आपका काम नहीं चलता है ना। अगर आप कभी कोई अकेला शब्द ही प्रयोग करते हैं? क्या केवल शब्दों से कार्य चलता है? कोई भी आप अकेले शब्द कभी नहीं बोलते हैं। ज़्यादातर आप क्या प्रयोग करते हैं? वाक्य। तो असली कहानी है वाक्य। तो हम लोग शुरुआत करेंगे अपनी ग्रामर की वाक्यों से, वाक्यों के बारे में जानेंगे और उन्हीं के माध्यम से हम लोग फिर टेंसेस को पढ़ेंगे। तो शुरुआत हम लोग बच्चों कहाँ से करेंगे? सेंटेंस से हम लोग शुरू करेंगे। तो आइए समझते हैं सेंटेंस को।
तो टॉपिक हमारा शुरू होने वाला है सेंटेंस। सेंटेंस, तो सेंटेंस में आप सेंटेंस से क्या समझते हैं? सेंटेंस का मतलब होता है वाक्य। सेंटेंस क्या होता है बच्चों? सेंटेंस का अर्थ होता है वाक्य। और सेंटेंस क्या है? सेंटेंस शब्दों का समूह है, ग्रुप ऑफ लेटर्स, शब्दों का समूह। क्या? शब्दों का समूह। which is meaningful, which is meaningful, जो क्या हो? जो अर्थपूर्ण हो। देखिए, सिर्फ शब्दों के समूह से बात नहीं बनने वाली। सिर्फ अगर आप कहें कि वाक्य वह है जो शब्दों का समूह है, लेकिन उसे अर्थपूर्ण होना चाहिए, उसका कोई अर्थ निकलना चाहिए। जैसे he never tells a lie। टेल अ लाई का मतलब बच्चों क्या होता है? टेल अ लाई का अर्थ होता है झूठ बोलना। टेल अ लाई, टेल अ लाई का अर्थ क्या होता है बच्चों? झूठ बोलना। और नेवर का अर्थ क्या होता है? कभी नहीं। तो इसका हिंदी मतलब क्या निकलने वाला? ही नेवर टेल्स अ लाई, वह कभी झूठ नहीं बोलता है, वह कभी झूठ नहीं बोलता है। यह इसका अर्थ है। हिंदी में लिख लेते हैं, वह कभी झूठ नहीं बोलता है। वह कभी झूठ नहीं बोलता है। तो अगर इसमें हम थोड़े आमूल चूल परिवर्तन कर दें, आमूल चूल का मतलब है कि थोड़े से परिवर्तन अगर आ जाए इसमें, तो क्या ये वाक्य शुद्ध रह जाएगा? जैसे इस सेंटेंस को हम लोग क्या कर दें, कुछ और लिख दें कि नेवर ही अ लाई टेल्स। तो बच्चों, वाक्य समूह यह भी है, शब्दों का समूह यह भी है, और शब्दों का समूह यह भी है, लेकिन कौन सा अर्थपूर्ण है आप निश्चित रूप से कहेंगे ऊपर वाला। तो केवल शब्दों के समूह होने से कोई वाक्य नहीं बन जाता। वाक्य कब बनता है? वाक्य तब बनता है व्हेन दिस इज मीनिंगफुल, व्हेन इट गिव्स अ कंप्लीट मीनिंग। जब यह क्या दे? जब यह एक संपूर्ण अर्थ दे। तो बात बिल्कुल स्पष्ट है कि ग्रुप ऑफ लेटर्स, शब्दों का समूह, विच इज मीनिंगफुल, जो क्या हो? अर्थपूर्ण हो। तो सेंटेंस की परिभाषा यही है कि सेंटेंस इज अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स, वह शब्दों का समूह है, एंड विच इज मीनिंगफुल, जो अर्थपूर्ण हो। तो हमारा ये वाला सेंटेंस क्या हो जाएगा? इनकरेक्ट है, ये गलत है, इसका कोई अर्थ नहीं है। हालांकि आप शब्द अर्थ समझ पा रहे हैं, आप समझ पा रहे हैं, ये आपकी समझ अच्छी है क्योंकि आपने सही सेंटेंसेस पढ़ रखे हैं इसलिए। और ऐसा ही करके हम लोग रीअरेंजमेंट, एक एग्जाम में आपके आता है रीअरेंजमेंट, अलग अलग सेंटेंसेस, एक कहानी के अलग अलग सेंटेंसेस रखे होते हैं, उनको उल्टा सीधा करके दे दिया जाता है और फिर आपको उन्हें एक सही क्रम में सजाना होता है। रीअरेंजमेंट आता है आपके एग्जाम में, तो आपकी समझ अच्छी होती है इसलिए आप उसे कर पाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर तो शब्दों को ही इधर से उधर कर दिया गया, तो ये अर्थपूर्ण नहीं है और यह सेंटेंस हमारा अर्थपूर्ण, तो इसलिए ये सेंटेंस कहलाएगा, ये हमारा सेंटेंस नहीं कहलाएगा। ठीक है, तो ये बात रही कि वाक्य होते क्या हैं। अब वाक्य के हिस्सों पर हम लोग बात करते हैं कि वाक्य के
कितने पार्ट होते हैं। अगर वाक्य को हम कुछ भागों में बांटें तो मुख्यतः वाक्य कितने भागों में होता है। पार्ट्स ऑफ सेंटेंस, बहुत बेसिक से क्लास चल रही है, आप धीरे धीरे करके नोट्स बनाते रहिए और एकदम डिटेल में हम लोग जाएंगे धीरे धीरे करके, एकदम छोटे से छोटे छोटे पॉइंट से लेकर बड़े पॉइंट्स तक जाएंगे। तो पार्ट्स ऑफ सेंटेंस की अगर बात करें, पार्ट्स ऑफ सेंटेंस की एक वाक्य के कितने हिस्से हो सकते हैं, तो वाक्य के मुख्यतः दो हिस्से होते हैं। वाक्य के मुख्यतः कौन से हिस्से होते हैं? दो। पहला क्या होता है? पहला होता है हमारा सब्जेक्ट। पहला क्या होता है? सब्जेक्ट। और दूसरा क्या होता है हमारा? प्रेडिकेट। पहला हमारा क्या है? सब्जेक्ट, जिसे हम हिंदी में क्या कहते हैं? कर्ता कहते हैं। कर्ता अर्थात करने वाला, कार्य क्रिया को संपन्न कौन कर रहा है। ठीक है, कर्ता, सब्जेक्ट। और प्रेडिकेट को क्या कहते हैं हिंदी में? विधेय। अब ये विधेय क्या है? तो पहले सब्जेक्ट को समझ लेते हैं। जब वाक्य में जो प्रधान होता है, जो मुख्य होता है, जिसके विषय में बात की जाती है, वह हमारा क्या कहलाता है? वह हमारा, जैसे राम is my best friend। राम इज माई बेस्ट फ्रेंड। तो अगर मैं इसमें आपसे कहूं कि इसमें राम क्या है, राम क्या है, तो राम क्या है? राम के विषय में बात चल रही है, तो सबसे मुख्य इस वाक्य में कौन है? राम है। तो ये हमारा क्या हो जाएगा? ये हमारा सब्जेक्ट हो जाएगा। ये हमारा सब्जेक्ट हो जाएगा। अब इसके अलावा जितना भी भाग आप देख पा रहे हैं वह क्या है? ये पूरा इज माई बेस्ट फ्रेंड, यह क्या है? ये हमारा प्रेडिकेट है। ये हमारा क्या है? ये हमारा प्रेडिकेट है। ये हमारा प्रेडिकेट है। अब हमारे प्रेडिकेट के हिस्से में भी कई चीज़ें आपको यहाँ पर सब्जेक्ट है। सब्जेक्ट में अगर आप देखें तो राम एक नाम है, नाउन है, अभी चर्चा करेंगे। तो सब्जेक्ट हमारा क्या है? राम है। और राम के विषय में जो कुछ भी कहा गया है वह सब हमारा प्रेडिकेट। उसमें बहुत सारी चीज़ें आप इज देख पा रहे हैं, माई देख पा रहे हैं, बेस्ट देख पा रहे हैं, फ्रेंड देख पा रहे हैं। और ये ग्रामर में पार्ट्स ऑफ स्पीच में से कुछ न कुछ हैं। वे वर्ब हो सकती हैं, प्रोनाउन हो सकते हैं, एडजेक्टिव हो सकते हैं, एडवर्ब हो सकती हैं, प्रीपोजिशन हो सकते हैं, वे कुछ हो सकते हैं। लेकिन सबसे मुख्य बात वाक्य के बारे में कि एक वाक्य के कितने मुख्य पार्ट होते हैं, कौन से मुख्य हिस्से होते हैं? सब्जेक्ट और प्रेडिकेट। ठीक है, तो सब्जेक्ट देख पा रहे हैं कि राम इज माई बेस्ट फ्रेंड। मेरा राम हमारा क्या है? राम हमारा सबसे अच्छा मित्र है। तो कौन हमारा सबसे अच्छा मित्र है? राम हमारा सबसे अच्छा मित्र। तो इस प्रकार आप सब्जेक्ट ढूंढ सकते हैं। ठीक है, एक और एग्जांपल ले लेते हैं। तो बच्चों यहाँ पर एक और सेंटेंस मैंने लिख दिया है। अ मैन इन ब्लैक टी शर्ट इंटर्ड द रूम
अ मैन, एक व्यक्ति इन ब्लैक टी शर्ट, काली टी शर्ट में एंटर्ड द रूम, कमरे में क्या किया, उसने प्रवेश लिया। तो यहाँ पर अगर मैं सब्जेक्ट आपसे पूछूं क्या है, तो आप शायद कहेंगे कि अ मैन, एक मैन है। एक मैन है, लेकिन बात नहीं, इतनी नहीं है। किसने इंटर किया, कौन इंटर किया? जैसे आप यहाँ पूछ रहे थे कौन हमारा बेस्ट फ्रेंड है, तो आपको उत्तर मिला था राम। आप यहाँ पूछिए किसने इंटर किया, तो एक व्यक्ति ने, लेकिन वो व्यक्ति अकेले नहीं था। अ मैन इन ब्लैक टी शर्ट, तो यह पूरा हमारा सब्जेक्ट के हिस्से में है। किसने इंटर किया, यह क्रिया है हमारी, यह हमारी क्रिया है, वर्ब है, यह हमारी वर्ब है। तो किसने, हु एंटर्ड द रूम, किसने इंटर लिया, कमरे में किसने प्रवेश लिया, तो अ मैन इन ब्लैक टी शर्ट। आप अगर सेंटेंस में देखेंगे तो क्या कहेंगे, अ मैन इन ब्लैक टी शर्ट इंटर्ड। तो यह हमारा पूरा सब्जेक्ट के हिस्से में है, यह हमारा पूरा हिस्सा सब्जेक्ट के हिस्से में। हालांकि क्रिया पर प्रभाव डालने के लिए यह काफ़ी है, मैन काफ़ी है, लेकिन वह मैन अकेले नहीं है, उसके साथ दूसरे शब्द भी हैं, दूसरे एडजेक्टिव, दूसरे नाउन बात करेंगे। तो आपको मुख्यतः दो बातें समझ में आ गई कि सब्जेक्ट, एक सेंटेंस को के दो मुख्य पार्ट होते हैं, सब्जेक्ट और प्रेडिकेट। प्रेडिकेट में भी एक से अधिक चीज़ें हो सकती हैं, और सब्जेक्ट में भी एक से अधिक चीज़ें हो सकती हैं। ठीक है भाई, तो ये बात रही पार्ट्स ऑफ सेंटेंस की। अब टाइप ऑफ सेंटेंस पर बात करते हैं। टाइप ऑफ सेंटेंसेस, वाक्यों के प्रकार। तो वाक्यों को बच्चों कई भागों में बांटा गया है। मुख्यतः वाक्यों को दो तरीकों से बांटा गया है। यहाँ पर बहुत गौर से समझने की बात है, बहुत ध्यान से समझिएगा कि वाक्यों को कितने तरह से बांटा गया है। तो वाक्यों को दो तरह से बांटा गया है। वाक्यों को दो तरह से बच्चों बांटा गया है। एक तो उनकी स्ट्रक्चर, अर्थात बनावट के आधार पर, उनकी बनावट के आधार पर, और दूसरा उनकी टोन और मूड के आधार पर, अर्थात उनसे निकलने वाली भावनाओं के आधार पर। तो दो रूप से, दो तरह से, दो बेसिक्स हैं, दो फंडामेंटल्स हैं कि उन्हें बांटा गया। एक तो उनकी बनावट के हिसाब से, उनकी बनावट कैसी है, वाक्यों की बनावट कैसी है, वे दिखने में सरल हैं, जटिल हैं, मिश्रित हैं, कैसे हैं, और उनकी भावनाएं कैसे निकल रही हैं, टोन और मूड कैसा है। अभी ये टोन और मूड आपको समझ में आ जाएगा। तो स्ट्रक्चर के हिसाब से कैसे कैसे उन्हें आगे बांटा गया है। तो स्ट्रक्चर के हिसाब से आप देख लीजिए कितने भागों में बांटा गया है। स्ट्रक्चर के हिसाब से उन्हें सबसे पहला टाइप सिंपल सेंटेंस, सुने होंगे ये नाम आप, सिंपल सेंटेंस, सिंपल सेंटेंस। दूसरा कॉम्प्लेक्स
कॉम्प्लेक्स सेंटेंस, सिंपल सेंटेंस, इन्हें हिंदी में क्या कह सकते हैं? साधारण वाक्य, साधारण वाक्य। और कॉम्प्लेक्स सेंटेंस, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस को क्या कह सकते हैं? जटिल वाक्य। कॉम्प्लेक्स का अर्थ होता है, क्या होता है? जटिल, मुश्किल, पेचीदा। और तीसरा टाइप जो आपको जानना चाहिए, तीसरा वाक्य जो आपको जानना चाहिए, कंपाउंड, कंपाउंड, कंपाउंड सेंटेंस, मिश्रित वाक्य। मिश्रित वाक्य। अभी इनके डिटेल में नहीं जा रहे हैं हम सब, अभी इसमें हम आपको डिटेल में नहीं बताएंगे। स्ट्रक्चर, इनके स्ट्रक्चर में सिंपल, कॉम्प्लेक्स एंड कंपाउंड के डिटेल में नहीं बता सकते हम आपको, हम अभी नहीं बताएंगे। और आपको हम बताएंगे इसमें टोन और मूड, टोन और मूड के हिसाब से इन्हें ये कौन कौन से सेंटेंसेस हैं, इन्हें भी अभी जानिए, अभी इनकी डिटेल में नहीं जाएंगे। तो पहला असर्टिव, असर्टिव सेंटेंसेस, और इन्हें दो अन्य भागों में भी बांटा गया। फर्दर इन्हें आगे दो भागों में बांटा गया है, अफर्मेटिव, affirmative sentence, and the second is negative sentence. तो पहला टाइप क्या है? टोन और मूड। इनका इन भावनाओं के आधार पर अगर आप देखें तो दो चीज़ें निकल रही हैं। एक असर्टिव सेंटेंस, पहला सेंटेंस निकल आ रहा है असर्टिव, और इससे फर्दर दो भागों में बांटा गया है, इन्हें आगे दो भागों में बांटा गया, अफर्मेटिव और निगेटिव। क्या कुछ होते हैं इन पर बात करेंगे। दूसरा टाइप इंटरोगेटिव, 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 गेटिव नहीं है बच्चों, ये गेटिव नहीं है, ये गटिव है, इंटरोगेटिव। इसका सही प्रोनाउंसिएशन, सही उच्चारण इसका इंटरोगेटिव है। ठीक है, तो इंटरोगेटिव भी इन्हें फर्दर दो भागों में बांटा गया है। एक तो यस नो टाइप वाले, यस नो टाइप, और दूसरा WH नहीं विजिबल है, ये WH व्हाट, वाई, व्हेन। अभी इन पर इनको एक्सप्लेन कर देंगे। तो इंटरोगेटिव्स को दो भागों में बांटा गया है, यस नो टाइप वाले और WH वर्ड्स वाले। आगे बढ़ते हैं। इंपरेटिव बच्चों, इंटरोगेटिव, इंपरेटिव, एक्सक्लेमेटरी एंड ऑप्टेटिव। तो आज हम वाक्यों में आपको ये स्ट्रक्चर, बनावट वाली बात तो हम नहीं बताएंगे, ये हम आपको आगे कंजंक्शन पढ़ते वक्त और क्लॉज पढ़ते वक्त हम आपको इनके बारे में
बताएंगे। आज हम शुरुआत करेंगे यहाँ से, क्योंकि टेंसेस पढ़ते वक्त हमें इन वाक्यों की ज़रूरत पड़ने वाली है, असर्टिव, इंटरोगेटिव एंड इम्परेटिव, और ये सारे वाक्यों की। वैसे तो टेंस पढ़ने के लिए केवल 2 ही चाहिए, असर्टिव और इंटरोगेटिव। तो हम आज इनको समझने की कोशिश करते हैं कि हमें ये क्या होते हैं, ये वाक्य कैसे होते हैं। ठीक है, तो बच्चों टोन और मूड के हिसाब से टोन और मूड के हिसाब से, अर्थात भावनाओं के आधार पर कैसा उनसे सेंस निकल रहा है, इसके आधार पर वाक्यों को निम्न भागों में बांटा गया था। हमने समझा कि वह अफर्मेटिव हैं, वह असर्टिव हैं। पहला टाइप क्या था बच्चों? असर्टिव। असर्टिव तो दृढ़तावाचक वाक्य जो होते हैं, दृढ़ता का अर्थ क्या होता है बच्चों? जब मजबूती से कोई पक्ष हम रखते हैं तो वह बात क्या कहती है? कहते हैं कि यह बात दृढ़तापूर्वक कही गई है। दृढ़तावाचक, और इन्हें दृढ़तावाचक वाक्यों को दृढ़तापूर्ण ढंग से हम वाक्यों को कैसे कैसे कह पाते हैं? 2 तरह से कह पाते हैं, अफर्मेटिव और निगेटिव। अफर्मेटिव और निगेटिव, जैसे एसर्ट, देखिए इसका नाम क्या है? असर्टिव नाम है, तो ये बनी हुई है एसर्ट वर्ब से। ये नाम कहाँ से निकला मैं आपको बता दूं, तो ये निकला है एसर्ट वर्ब से। एसर्ट का अर्थ है टू से समथिंग, STH का मतलब समथिंग, फर्मली, टू से समथिंग फर्मली, दृढ़तापूर्वक कुछ कहना, दृढ़तापूर्वक कुछ कहना, दृढ़तापूर्वक कुछ कहना, टू से समथिंग, कुछ कहना, फर्मली, कैसे? फर्मली, दृढ़तापूर्वक, टू से समथिंग फर्मली, दृढ़तापूर्वक कुछ कहना। तो जब आप दृढ़तापूर्वक कोई बात कहते हैं तो कहा जाता है ही इज असर्टिंग, वह असर्ट कर रहा है, और उसी से बनी हुई है असर्टिव। असर्टिव एडजेक्टिव है अपने आप में। कैसे सेंटेंसेस? असर्टिव सेंटेंसेस, तो दृढ़तावाचक वाक्य, दृढ़ता बताने वाले। फाइन, तो कुछ एग्जाम्पल ले लेते हैं। She goes to church daily. She goes to church daily. वह चर्च प्रतिदिन जाती है। तो ये कैसा है? दृढ़तापूर्वक वाक्य। इसमें क्या नेवर, नो, नॉट, वॉट का इस्तेमाल किया गया है? नहीं किया गया है। इसमें बात कही गई कि हाँ भाई वह चर्च प्रतिदिन जाती है। दूसरा कोई एग्जाम्पल ले लेते हैं। This is a nice car. This is a nice car. यह एक अच्छी कार है। तो मैं मानता हूँ कि वह प्रतिदिन चर्च जाती है। And this is a nice car. यह एक
दिस इज अ, ठीक है, दिस इज अ नाइस कार, ये एक अच्छी कार है तो मैं मानता हूँ, मैं इस बात पे यकीन रखता हूँ और मैं ये दृढ़तापूर्वक कह सकता हूँ कि शी गोज टू चर्च डेली एंड दिस इज अ नाइस कार, ये एक अच्छी कार है। तो यह दोनों ही अफर्मेटिव सेंटेंसेस, इन्हें फर्दर दो भागों में बांटा गया है, असर्टिव सेंटेंसेस को, अफर्मेटिव और नेगेटिव। तो यह सेंटेंसेस दोनों कैसे हैं, ये अफर्मेटिव सेंटेंस हैं, इसमें स्वीकारा जा रहा है, बात को क्या किया जा रहा है, स्वीकार किया जा रहा है। तो ये अफर्मेटिव सेंटेंस हैं। ये कैसे सेंटेंस है बच्चों, अफर्मेटिव, स्वीकारात्मक वाक्य, यह भी अफर्मेटिव और यह भी अफर्मेटिव। और अफर्मेटिव का अर्थ क्या है बच्चों, स्वीकारात्मक। जब आप कोई बात स्वीकार करते हैं कि हाँ भाई वह प्रतिदिन चर्च जाती है, तो आप कहना चाहते हैं कि हाँ भाई ऐसा है। और जब आप निगेट कर देते हैं, जब आप क्या कर देते हैं, निगेट कर देते हैं, नकार देते हैं किसी बात को, तो वह सेंटेंसेस निगेटिव कहलाते हैं, वह भी असर्टिव हैं। जैसे इन्हीं सेंटेंस को आप क्या कहें, शी डज नॉट गो टू, शी डज नॉट गो टू चर्च डेली। यहां पर आप क्या कर रहे हैं, निगेट करे दे रहे हैं, निगेट कर रहे हैं, नकार रहे हैं किसी तथ्य को कि यह बात नहीं है। दिस इज नॉट अ नाइस कार, दिस इज नॉट अ नाइस कार। तो यहां पर क्या कर रहे हैं, आप नकार रहे हैं तथ्यों को। तो जब आप नकारते हैं तो वह सेंटेंसेस क्या कहलाते हैं, नेगेटिव सेंटेंसेस कहलाते हैं। निगेट करना, नकारना, निगेटिव सेंटेंसेस कैसे सेंटेंसेस कहलाते हैं बच्चों, नेगेटिव सेंटेंसेस कहलाते हैं। बचपन से जानते हैं आप, ये एक छोटा सा रिवीजन है। हो सकता है कुछ बच्चों को लगे ये बात हमें तो पता है, लेकिन बहुत से बच्चे हैं जिन्हें नहीं पता है। तो ये एक बेसिक शुरुआत है। तो असर्टिव सेंटेंस आपको पता है कि ये दृढ़ता बताने वाले, ये स्वीकारात्मक और नकारात्मक वाक्य होते हैं। ठीक है, तो ये बात रही असर्टिव सेंटेंसेस की। दूसरा आप बात करते हैं इंटरोगेटिव सेंटेंसेस की, प्रश्न बताने वाले वाक्यों की। अच्छा, इसमें एक चीज़ आपको ध्यान देनी चाहिए कि अगर इसमें मैं कहूँ कि वाक्य में सबसे पहले कौन आ रहा है, तो सबसे पहले क्या आ रहा है, यहाँ पर शी लिखा हुआ है, यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, शी। और शी हमारा क्या है, सब्जेक्ट है। क्या है, सब्जेक्ट है। और बाकी जो भी कहा गया है, जो भी इस विषय में कहा गया है, वह हमारा क्या है बच्चों, वह हमारा प्रेडिकेट है। वह हमारा क्या है, प्रेडिकेट है। और इसमें ढेर सारी चीज़ें हैं, प्रेडिकेट में ढेर सारी चीज़ें हैं, वर्ब है, ऑब्जेक्ट है, बहुत सी चीज़ें हो सकती हैं। इस पर बात करेंगे, चर्चा करेंगे। तो बिल्कुल वाक्यों को दो भागों में बांटा गया है, सब्जेक्ट और प्रेडिकेट में, सब्जेक्ट और प्रेडिकेट में। ठीक भाई, सब में है। तो सबसे पहले आपके असर्टिव वाक्यों में सबसे पहले क्या आता है, सबसे पहले सब्जेक्ट आता है। यहाँ पर भी सब्जेक्ट है, यहाँ भी सब्जेक्ट है और यहाँ पर भी सब्जेक्ट है। ठीक है, तो सबसे पहले सब्जेक्ट आता है। अब बात करते हैं इंटरोगेटिव सेंटेंसेस की। इंटरोगेटिव सेंटेंसेस, ओहो फाइन। इंटरोगेटिव सेंटेंस
इनका अर्थ क्या होता है बच्चों? प्रश्नवाचक चिन्ह। जब हमारा प्रश्न बनने लग जाते हैं, जब हम प्रश्न पूछते हैं, कोई बात हम स्वीकार या नकार नहीं रहे होते हैं और हम प्रश्न पूछ रहे होते हैं, तब वह वाक्य क्या कहलाते हैं? इंटरोगेटिव वाक्य, इंटरोगेटिव सेंटेंसेस कहलाते हैं। और ये दो तरह के होते हैं, यस नो टाइप वाले और WH वर्ड वाले। यस नो टाइप वाले, यस नो टाइप, और WH वर्ड वाले, WH वर्ड्स वाले। अब ये यस नो टाइप वाले क्या होते हैं? यस और नो का अर्थ क्या होता है? यस का अर्थ होता है हाँ, और नो का अर्थ होता है ना। तो यस नो टाइप वाले कैसे वाक्य हैं? जब हम किसी प्रश्न का उत्तर यस या नो में दे सकें। जब हम किसी प्रश्न का उत्तर हाँ या ना में दे सकते हैं तो ऐसे वाक्यों को, ऐसे प्रश्नवाचक वाक्यों को क्या कहते हैं? यस नो टाइप वाले। जैसे कुछ एग्जाम्पल ले लेते हैं, जैसे क्या आपके टूथपेस्ट में नमक है? डू यू लाइक मैंगो? क्या आपको आम पसंद है? तो आप क्या कह सकते हैं? आप कह सकते हैं यस आई लव। यस, क्या केवल यस और नो से काम चल जाएगा? बिल्कुल चल जाएगा। यस, हाँ भाई। तो इनका उत्तर हाँ या ना में दिया जा सकता है। डू यू लाइक मैंगो? क्या आपको आम पसंद है? Is it your pet? क्या ये आपका पालतू है? क्या यह आपका पालतू है? हाँ। तो इन वाक्यों का उत्तर आप हाँ या ना में दे पाते हैं। तो ऐसे वाक्यों को हम यस नो टाइप वाले इंटरोगेटिव कहते हैं, यस नो टाइप वाले प्रश्नवाचक वाक्य कहलाते हैं। तो बात समझ में आई कि यस नो टाइप वाले वाक्य कैसे होते हैं? ऐसे होते हैं जिनका उत्तर हम हाँ या ना में दे सकते हैं। ये भी प्रश्नवाचक वाक्य होते हैं बिल्कुल। और इनमें क्या फ़र्क है अभी पता चल जाएगा। ठीक है, तो WH वर्ड्स वाले कौन से वाक्य होते हैं, कौन से प्रश्नवाचक वाक्य होते हैं जिनमें WH वर्ड्स यानी व्हाट, व्हाई, व्हेन, इन शब्दों का, वेयर, हाउ, ऐसे शब्दों का प्रयोग होने लग जाता है। जैसे वेयर डू यू लिव? Where do you live? Where do you live? आप कहाँ रहते हैं? आप कहाँ रहते हैं? आप कहाँ रहते हैं? ठीक, वेयर डू यू लिव तो आप क्या कह सकते हैं? हाँ। या फिर मैं आपसे पूछूं, what is your नेम? आपका क्या नाम है? तो क्या आप कह सकते हैं हाँ? नहीं, आप हाँ नहीं कहेंगे, आप अपना नाम बताएंगे। दिस इज़ माई नेम, दिस इज़ अंकित मिश्रा। तो आप अपना नाम बताएंगे, आप हाँ या ना में उत्तर नहीं दे सकते। लेकिन आप यहाँ दे सकते हैं इज़ इट योर पेट? क्या ये आपका पालतू है? हिंदी नहीं लिखी मैंने, लिख देता हूँ। क्या यह आपका पालतू है? क्या यह आपका पालतू पशु है? तो आप कह सकते हैं हाँ भाई, हाँ। डू यू लाइक मैंगो? ये तो समझ में आ रहा है कि क्या आपको आम पसंद है। डू यू लाइक मैंगो? ठीक, तो हिंदी नहीं लिखी मैंने इसकी। सो व्हाट इज़ योर नेम? इसकी हिंदी भी आपको पता है, आपका नाम क्या है?
तो आप स्पष्ट रूप से देख पा रहे हैं कि दो तरह के इंटरोगेटिव, दो तरह के प्रश्नवाचक वाक्य होते हैं, यस नो टाइप वाले और WH वर्ड्स वाले। WH वर्ड, अच्छा इनमें एक चीज़ बड़ी अच्छी है, देखिए ज़रा ध्यान से, कि अफर्मेटिव वाक्यों में हम सब ने देखा कि सब्जेक्ट की उपस्थिति कहाँ पर थी। तो सब्जेक्ट की उपस्थिति अगर आप यहाँ देखें तो यहाँ पर कुछ अन्य शब्द हमें दिख रहे हैं। यहाँ पर सबसे पहले क्या मिल रहा है, डू मिल रहा है, और सबसे पहले यहाँ पर क्या मिल रहा है, इज़ मिल रहा है, और यहाँ पर क्या देखने को मिल रहे हैं, WH वर्ड्स मिल रहे हैं, ठीक है। और उसके बाद यू और इट लिखा हुआ है। तो सब्जेक्ट अगर मैं पूछूं सब्जेक्ट कहाँ है, सब्जेक्ट बाद में है, पहले कुछ और आया हुआ है। यह सहायक क्रिया हेल्पिंग वर्ब है, यह पहले आई हुई है सब्जेक्ट की। क्या ऐसा यहाँ हुआ है, हेल्पिंग वर्ब पहले आई है? हाँ भाई, सब्जेक्ट बाद में है, हेल्पिंग वर्ब पहले है। यहाँ पर भी वैसे ही अगर आप इज की पोजीशन यहाँ देखें, इज की पोजीशन यहाँ देखें और डू की पोजीशन यहाँ पर देखें, डू की पोजीशन यहाँ पर देखें, तो ये क्या है, सब्जेक्ट के पहले आया हुआ है। इज हमारा सब्जेक्ट के पहले आया हुआ है, तो यू देखिए डू के बाद में गया हुआ है, यानी इज हेल्पिंग वर्ब हमारे सब्जेक्ट के पहले आ जाती हैं, हेल्पिंग वर्ब हमारे सब्जेक्ट के पहले आ जाती हैं। और इस व्यवस्था को जब वर्ब सब्जेक्ट के पहले आने लग जाए, इस व्यवस्था, इस पूर्ण व्यवस्था को बच्चों क्या कहते हैं, इस पूर्ण व्यवस्था को कहते हैं इन्वर्जन केस। क्या कहते हैं बच्चों, इन्वर्जन केस कहते हैं, इन्वर्जन केस। और यह इन्वर्जन केस केवल आप इन्हीं वाक्यों में, इंटरोगेटिव प्रश्नवाचक वाक्यों में ही नहीं देखते, अन्य भी स्थान हैं, और वे सारे अन्य स्थान आपको मिलेंगे धीरे धीरे, जो एग्जाम के हिसाब से पूछ लिए जाते हैं। तो केवल अकेला एक ऐसा सेंटेंस ये नहीं है इंटरोगेटिव जिसमें ये व्यवस्था होती है हेल्पिंग वर्ब या वर्ब सब्जेक्ट के पहले आ जाए, और भी स्थान हैं। एडवर्ब पढ़ाते समय हम आपको सारे इन्वर्जन केस बताएंगे। अच्छा, इन्वर्जन केस क्या है, सब्जेक्ट, वर्ब का सब्जेक्ट के पहले आ जाना, वर्ब का सब्जेक्ट के पहले आ जाना क्या कहलाता है, इन्वर्जन केस कहलाता है। धीरे से नोट बनाकर कहीं लिख लीजिए। तो जाने अनजाने जो पहला, सबसे पहला आपने इन्वर्जन केस, इन्वर्ट का अर्थ क्या होता है, इन्वर्जन केस अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है तो इन्वर्ट शब्द को समझिए। इन्वर्टेड कॉमाज आपने बचपन से सीखे हैं, इन्वर्टेड कॉमाज यानी उल्टे कॉमाज। तो इन्वर्जन का मतलब क्या है, उल्टा केस। उल्टा केस जब वर्ब सब्जेक्ट के पहले आने लग जाए। सामान्य रूप से क्या होता है, सबसे पहले सब्जेक्ट आता है, लेकिन सब्जेक्ट ना करके जब क्रिया आपकी वर्ब पहले आने लग जाती, क्रियाएं पहले आने लग जाती हैं वाक्यों को, तो ऐसे केसेस को हम इन्वर्जन केस कहा करते हैं। और ये इन्वर्जन केस, जो सबसे पहला इन्वर्जन केस आपने जाने अनजाने सीखा वह था इंटरोगेटिव सेंटेंसेस में। लेकिन ये अकेले नहीं है, इंटरोगेटिव सेंटेंसेस के अलावा भी कुछ अफर्मेटिव वाक्य भी हैं जहाँ पर आप इन्वर्जन केस का इस्तेमाल करते हैं। तो ये बात रही इंटरोगेटिव सेंटेंसेस की। तो ठीक है भाई, आगे बढ़ते हैं सेंटेंस के सेशन में। अब बारी आती है इंपरेटिव सेंटेंस की। इंपरेटिव, बच्चों इंपरेटिव का अर्थ क्या होता है? अगर मैं आपसे पूछूं इंपरेटिव शब्द कहां से है और इसका क्या अर्थ है, तो इंपरेटिव सेंटेंसेस तो इंपरेटिव का क्या अर्थ है बच्चों? इंपरेटिव का अपने आप में बच्चों अर्थ होता है बेहद ज़रूरी, इम्पॉर्टेंट। आप लिख लीजिए कहीं पर, इंपरेटिव इक्वल टू इम्पॉर्टेंट, इम्पॉर्टेंट, आवश्यक, जो बहुत ही आवश्यक है वह इंपरेटिव है। तो इंपरेटिव का अर्थ अपने आप में क्या होता है, इम्पॉर्टेंट, आवश्यक। ठीक, अब ये इंपरेटिव सेंटेंसेस हिंदी में मैंने आदेशात्मक वाक्य लिख दिया है, और इंपरेटिव का अपने आप में अर्थ है आवश्यक। तो अगर कोई आदेश दिया जाता है
या फिर कोई रिक्वेस्ट दी जाती है, तो इनसे क्या भाव निकलते हैं? इनमें छिपा क्या होता है? ऑर्डर। क्या छिपा होता है बच्चों? ऑर्डर। ऑर्डर, 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 रिक्वेस्ट। ऑर्डर का अर्थ क्या होता है बच्चों? आदेश। लिख दिया जाए क्या हिंदी में? लिख दिया जाए। ऑर्डर, आदेश, जिसे आप कमांड के नाम से भी याद रख सकते हैं। रिक्वेस्ट, 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 और रिक्वेस्ट का अर्थ क्या बच्चों क्या होता है हिंदी में? प्रार्थना, विनती। विनती लिख लेते हैं। रिक्वेस्ट, ऑर्डर, रिक्वेस्ट, एडवाइस। एडवाइस अर्थात सलाह। सलाह का भाव होता है बच्चों कई बार। तो ये बहुत सारे भाव आपको यहाँ देखने को मिलने वाले हैं। और भी भाव हैं, लिख लीजिए। प्रपोजल, प्रपोजल। प्रपोजल का अर्थ बच्चों क्या होता है? प्रपोजल का अर्थ होता है, प्रपोजल का अर्थ होता है प्रस्ताव। प्रपोजल का अर्थ बच्चों क्या होता है? प्रस्ताव। ठीक है, तो ये बहुत सारे भाव इंपरेटिव सेंटेंस से निकला करते हैं और ये सारे चीज़ें आवश्यक होती हैं, इसलिए इसका नाम इंपरेटिव रख दिया गया। अगर कोई आदेश दिया गया है तो वह आदेश आवश्यक होता है। रिक्वेस्ट अगर कोई की जा रही है तो वह आवश्यक हो सकती है। एडवाइस, सलाह दी जा रही है। प्रपोजल दिया जा रहा है, तो ये सभी आवश्यक, प्रस्ताव दिया जा रहा है, आवश्यक होते हैं कई बार, तो इसीलिए इसका नाम इंपरेटिव रखा गया है। अब कुछ उदाहरण ले लिए जाएं। ऑर्डर, ऑर्डर दे दीजिए। टाइप, टाइप दिस लेटर इमीडिएटली। कि यह लेटर तुरंत टाइप कर दो। टाइप दिस लेटर इमीडिएटली, यह पत्र तुरंत तुरंत टाइप कर दो। तो यह आपका कैसा है? यह आपका ऑर्डर बता रहा है। ये बच्चों क्या बता रहा है? यह आपका ऑर्डर बता रहा है। ठीक है, ये आपका ऑर्डर बता रहा है। दूसरा कोई एग्जांपल ले लेते हैं। काइंडली ग्रांट मी
a leave, kindly grant me a leave। तो इसमें क्या भाव निकल रहा है, इसका हिंदी मतलब क्या है कि कृपया 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 मुझे छुट्टी दे दीजिए। लीव, काइंडली ग्रांट मी अ लीव, कृपया मुझे एक छुट्टी प्रदान कीजिए। प्रदान कीजिए। तो इसके पीछे क्या भाव निकल रहा है, काइंडली, प्लीज, ऐसे शब्दों का प्रयोग है। तो कृपया ये क्या है, स्पष्ट रूप से ये रिक्वेस्ट है। क्या निकल रही है बच्चों यहाँ पर हमें रिक्वेस्ट मिल रही है। यहाँ पर रिक्वेस्ट है, विनती है, अनुरोध है। ठीक है, एक और एग्जांपल ले लेते हैं एडवाइस का। सी द डॉक्टर एट वंस, डॉक्टर से तुरंत मिल लीजिए। देखिए, सी का मतलब देखना भी होता है और सी का मतलब मिलना भी होता है। तो सी द डॉक्टर, डॉक्टर से मिलिए, एट वंस, तुरंत मिल लीजिए, शायद आपको बेहद ज़रूरत है। तो यह सलाह है। इसके पीछे का भाव क्या है, इसका हिंदी मतलब क्या निकल रहा है, डॉक्टर से शीघ्र मिलिए। ये एक सलाह है, स्ट्रॉन्ग सलाह है, स्ट्रॉन्ग एडवाइस है। एडवाइस है बच्चों। तो ऑर्डर, रिक्वेस्ट, एडवाइस, प्रपोजल, प्रपोजल का एक वाक्य लिख लीजिए। प्रपोजल ले लीजिए, ऊपर लिख दिया जाए। Let's go to the cinema. Let's go to the cinema. आओ सिनेमा चलें, आओ सिनेमा चले। तो यह क्या है बच्चों, यह प्रपोजल है। यह हमारा प्रपोजल है, एक प्रस्ताव है कि आपके समक्ष हमने प्रस्ताव रखा है कि आओ हम, तो बच्चों लेट्स गो टू द सिनेमा, आओ सिनेमा देखने चलें। यह एक तरह का प्रस्ताव है। तो इम्परेटिव सेंटेंसेस, आदेशात्मक वाक्यों में बच्चों क्या क्या देखने को मिलता है, आदेश मिलते हैं, ऑर्डर जिसे आप कमांड समझ कह सकते हैं, रिक्वेस्ट, अर्ज, बहुत सारे शब्द हैं विनती बताने के लिए, एडवाइस, सलाह, सजेशन, सुझाव, और प्रपोजल, प्रस्ताव भी हम
इससे प्रकट कर सकते हैं। और ये रहे उनके एग्जाम्पल्स। तो वाक्यों में आज आपने अफर्मेटिव, असर्टिव और असर्टिव दो ढंग से होते हैं, दो तरह के होते हैं, अफर्मेटिव और नेगेटिव, और इंटरोगेटिव सेंटेंसेस को सीखा जो यस नो टाइप वाले या WH वर्ड्स वाले होते हैं, और इंपेरेटिव सेंटेंसेस को सीख लिया है। बच्चों इनका आज आपको रिवीजन करना है और पूरी तैयारी के साथ, पूरे अच्छे रिवीजन के साथ अगले टर्न पर आप हमें मिलिए। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।